प्रोग्राम में बात होगी उन इश्यूज़ पर जो पाकिस्तान में गवर्नेंस और सरकारी अफसरी निज़ाम के साथ साथ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बाज़गश्त अब पार्लियामेंट तक जा पहुंची है। आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न का इजलास हुआ, जिसमें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिविल सर्वेंट्स की दोहरी शहरियत के मामले पर तफसीली बहस की गई है और कमेटी की जानिब से कौमी जिम्मेदारियाँ निभाने वाले अफसरान की दोहरी शहरियत को नाकाबिल कबूल करार दिया गया है। कमेटी ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न को ये हिदायत जारी कर दी हैं कि इस हवाले से वाज़ेह पॉलिसी मुरतब की जाए और 90 रोज़ के अंदर रिपोर्ट कमेटी के सामने पेश की जाए। चेयरमैन कायमा कमेटी मलिक अबरार अहमद ने रुकन कौमी असम्बली सैयद आगा रफ़ीउल्लाह के पेश करदा बिल की तायीद करते हुए कहा कि ब्यूरोक्रेट्स की दोहरी शहरियत का इशू बराह रास्त कौमी मफाद से जुड़ा हुआ है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इस मौके पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के वो रिमार्क्स और ट्वीट्स भी ज़ेर बहस आए जिनमें उन्होंने दावा किया कि बाज़ ब्यूरोक्रेट्स ने पुर्तगाल की शहरियत इख्तियार कर रखी है और बाज़ के पास तो वहाँ पर जायदादें भी हैं। इसके साथ साथ कमेटी की जानिब से मुल्क भर में गैस सिलेंडर धमाकों के मसले पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया गया और ओगरा को इस हवाले से अवामी आगाही मुहिम मजीद मौसर बनाने के अहकाम जारी किए गए हैं। जबकि कमेटी चेयरमैन ने मौक़िफ़ अपनाया कि गैस सिलेंडर बनाने वाली कंपनियों को इन वाक़यात का जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और हर वाक़े पर मुतल्लिक़ा फ़रीक को जवाबदेह बनाना ज़रूरी है। कायमा कमेटी ने अपने अगले इजलास में सुई गैस कंपनियों के नुमाइंदों को पेश होकर इस हवाले से वजाहत देने की हिदायत भी जारी की हैं कि गैस सिलेंडर धमाकों के वाक़यात क्यों पेश आ रहे हैं और इनका तदारुक कैसे किया जा सकता है। अरकान पार्लियामेंट को ब्यूरोक्रेट्स की दोहरी शहरियत पर कितनी तशवीश है, क्यों ये बिल जो है वो पार्लियामेंट में लाया गया, वजूहात क्या हैं और फाइंडिंग्स क्या हैं और गैस सिलेंडर धमाकों के वाक़यात की रोकथाम के लिए किन इक़दाम पर गौर किया जा रहा है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के रहनुमा हैं और चेयरमैन हैं कायमा कमेटी बराए एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न के मलिक अबरार अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो दोहरी शहरियत वाला मामला है वो तो हमें याद है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इसके ऊपर बड़ी एक पोजीशन ली थी, लेकिन कमेटी में ये मामला ज़ेर बहस क्यों आया, कि ज़रूरत क्या महसूस हुई थी कि जिसके ऊपर इतनी इंटेंस डिबेट हुई आज? ये दो हमारे मेंबर हैं जी, आगा रफ़ीउल्लाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और दूसरे हैं नूर आलम खान साहब जमीयत से। इन दोनों ने ये बिल मूव किया हुआ था और काफ़ी अरसे से ये चल रहा है सिलसिला, जिसमें आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने ये कहा कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था कि ये इस तरह इस मामले को ख़त्म किया जाए और आज बड़ा लंबा एक अरसा गुजर गया है तो नहीं हो सका। तो क्योंकि ये जो कैबिनेट है, इनके जो वजारत है वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब के पास है, तो जब ये बिल आए तो हमने आपस में बैठ कर इस पर बात की तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पर एक कमेटी बना दी। कमेटी जो है सीनियर जितने भी सेक्रेटरी साहबान हैं उनमें से चंद लोगों को लेकर कमेटी बनाएगी और उससे आगे एक सब कमेटी छोटी बनी हुई है, जिसकी सब कमेटी की एक रिपोर्ट आई है जो शायद अगली दफ़ा हमारे जो कैबिनेट का मीटिंग होगी उसमें वो सामने आ जाएगी। तो दूसरी जो है पहले ये प्राइम मिनिस्टर साहब को पेश करेंगे और प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि मैं भी चाहता हूँ कि जो मुल्क की बेहतरी के लिए छोटी मोटी चीज़ें हैं उन्हें अच्छे तरीके से ड्राफ्ट करके बिल की सूरत में लाया जाए ताकि मुल्क में बेहतरी हो सके, चाहे इसमें पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे इसमें ब्यूरोक्रेसी हो, या इसके अंदर और जो लोग हैं हों, अगर ताकि कानून सब के लिए बराबर हो। क्यों पार्लियामेंटेरियंस के हिसाब से सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है कि वो वैसे तो डिक्लेयर करके रूल्स के तहत अपने आप को बता देते हैं कि भाई मेरी दोहरी शरीयत है और दोहरी शरीयत ख़त्म करने के बाद ही वो पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं। इसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर ऐसी कोई कदगन अभी तक थी नहीं, उनका तो दोनों तरफ मामला चलता खुला था। अब क्या आप कमेटी और जो वज़ीर आज़म की काबीना है वो ये चाहती है कि उनके ऊपर भी इसी किस्म की कदगन आयद की जाए? देखिए, अभी मैं इससे तो बर वक्त कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन जब एक कमेटी दो कमेटियाँ इसमें बन चुकी हैं, उनकी जब तक रिपोर्ट आएगी, उनकी एक एक चीज़ को खदो खाल को सामने ला कर उसमें कोई कान छान करके सामने रखा जाएगा, फिर उसमें जो चीज़ें डाली जाएंगी, जो निकाली जाएंगी, ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी और मैं ये समझता हूँ कि जो मुल्क के लिए बेहतर हो वो होना चाहिए। इसमें आज हमसे इस्टेब्लिशमेंट के जो जितने भी वहाँ अफसरान बाला थे उन्होंने हमसे 90 दिन का टाइम मांगा है कि हमें उन्होंने 90 दिन का टाइम मांगा है कि हम इसको करके लाएंगे और इस पर आपको और कमेटी को और जितने मूवर हैं उन्हें हम अपनी पूरी ब्रीफिंग देंगे, ब्रीफिंग दे के आगे चलेंगे। तो 90 दिन तो बहुत ज़्यादा वैसे नहीं है मलिक साहब, आप लोग अगर उनको कहते कि भाई 30-40 दिन में कर लो तो उसमें भी पॉसिबिलिटी तो थी कि हो जाता। नहीं, हमने उन्हें ये कहा कि देखें हम कह देते ना महीने में कर दो, तो महीने बाद वो आते तो काम ज़ीरो होता। आज यहाँ ये बात तय हुई है कि 90 दिन में अगर आप इस काम को
कंप्लीट करके लाएंगे तब भी अच्छा है। और अगर आपने 80% 90% कर लिया तो आपको अगर 10 दिन हफ्ता और चाहिए हो फिर भी देंगे, क्योंकि काम करना जो है और इस काम को एक अच्छी सिमत लेके जाना है तो इसमें ये चीज़ें होंगी। तो ये काम इस तरह हमने एक तो ये किया आज। दूसरा ये था कि एक फ़ंड होता है जो एक मुलाजमीन जो है छोटे तबके के क्लास 1 से लेकर क्लास 15 तक उससे ऊपर, ये अपनी तनख्वाह में से इसे एक फ़ंड जो है वो कटौती कराते हैं गवर्नमेंट को। और होना ये चाहिए था कि उसकी जो कटौती होती है उन्हें उनकी पेंशन के साथ वो मिल जाए। लेकिन यहाँ ये ला बना हुआ था कि जब तक वो बंदा उसकी डेथ होगी तो उसके बाद मिलेगा। तो उस पर हमने ये कहा कि एक बंदा सरकारी मुलाजम है, नौकरी करता है, अपनी तनख्वाह में से हर महीने कटवाता है और वो 30 साल सर्विस करता है, 32 साल सर्विस करता है। उसे 32 साल बाद जो भी उसका बनता है, चाहे उसमें 5 लाख बनता है, 10 लाख बनता है, 2 लाख बनता है, 15 लाख बनता है, उसे दे दिया जाए। उस पर हमें एस्टेब्लिशमेंट ने ये कहा कि हमने 2 कैटेगरीज बनाई हैं। एक हम बना रहे हैं 5 लाख की, एक 10 लाख की। ठीक, हम उसको उसकी पेंशन के साथ करेंगे, लेकिन उस पर हमने एक अथॉरिटी हायर की है, यानी कि एक कंपनी हायर की है, क्योंकि ये पूरे मुल्क का प्रोसेस है, एक जगह का नहीं है। तो इसमें एक बहुत अमाउंट रकम भी है, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा लोग भी हैं। अच्छा, लोग इतने ज़्यादा हैं कि शायद हम कोई आज फैसला कर पाएँ तो फिर हम उनका पूरा ना कर पाएँ तो फिर वो लोग मायूसी की तरफ चले जाएंगे, गिले करेंगे। तो ये उन्होंने आज दोनों का टाइम लिया है और इंशाल्लाह ये अगली मीटिंग में हमें ब्रीफ भी करेंगे और उसकी बेहतरी। अच्छा, अब मलिक साहब एक कैच है इस सारी सिचुएशन में, वो ये है कि ब्यूरोक्रेट्स का जो डेटा है या जो भी उनकी मुलाजमत की डिटेल्स वगैरह हैं वो तो ऑलरेडी होती हैं इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के पास और उन्हीं के साथ उनका ताल्लुक रहता है। तो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के साथ मतलब जो मुझे समझ में आ रही है बात कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से ही आप लोगों ने कहा कि भाई आप हमें बताएंगे 90 दिनों के अंदर कि ब्यूरोक्रेसी में क्या चल रहा है और क्या मामलात इनके हैं और इनके हवाले से दोहरी शरीयत का मामला हमारे सामने वाजे करेंगे। तो क्या इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न अपने पेटी भाइयों को बचाएगी नहीं? देखिए जी, ये बात जो आप कह रहे हैं पेटी भाइयों वाला जो मामला है, बिल्कुल आपकी नज़र में और 10 और लोग भी राय कायम कर सकते हैं, लेकिन जो मेन मसला है वो पाकिस्तान का है। जब हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट है, चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे मीडिया वाला है, चाहे कोई किसी और अदारे से तल्लक रखता है, तो पहले पाकिस्तान की बेहतरी हमें लानी पड़ेगी। हमें पहले पाकिस्तान के लिए सोचना पड़ेगा, उसके बाद हमें अपनी ज़ात के लिए या अपने कोलीग के लिए सोचना होगा। तो हमने तो उन्हें यही कहा है कि हम सारे जो कि हमारी जो कमेटी है उसमें अपोजिशन के लोग भी बैठे होते हैं, रेजिमेंटली बेंच से भी होते हैं। हमने कहा जी हम सारे मुतफिका तौर पर आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका अच्छा सोल्यूशन निकाला जाए, जो अच्छा सोल्यूशन होगा जिसमें ऑनेस्ट फाइंडिंग आनी चाहिए। उस पर उन्होंने कमिट किया है, हम ठीक है। करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पर, एक मामला है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी, जो कि ख्वाजा आसिफ साहब की भी जो अगर हम उस बयान को पूरा पढ़ें या सुने देखें तो एक तो उन्होंने बात की कि इन्होंने दोहरी शरीयतें रखी हुई हैं ब्यूरोक्रेट्स ने, और इस खैर दोनों ही बातों पे ब्यूरोक्रेट्स का एक रद्द अमल भी सामने आया। उन्होंने कहा नहीं भाई सारे नहीं हैं, और अगर किसी को आप जानते हैं तो आपको चाहिए था कि आप उसका नाम बताते, आपने सारों को ही एक ही डंडे सोटी से हाँक दिया। और दूसरी बात जो ख्वाजा साहब ने की थी वो ये थी कि इन्होंने बाहर जायदादें भी बनाई हुई हैं। अब अगर दोहरी शरीयत की हम बात करें तो उसमें तो पार्लियामेंटेरियंस का रूल और ब्यूरोक्रेसी का रूल डिफरेंट है कि इनको छोड़नी पड़ेगी दोहरी शरीयत, उनके पास रखने का हक था। लेकिन जहां जायदादों की बात है तो जायदादें बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं या पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनकी के बाहर मौजूद हैं और वो या तो डिक्लेयर्ड हैं या नहीं हैं, या अपने भाई बहन बच्चों के नाम पे हैं, बेगमात के नाम पे हैं। तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है इन दोनों सिचुएशंस में, इसको कैसे डील करेंगे सियासतदान के लिए भी और ब्यूरोक्रेट के लिए भी? देखिए जी, जो बात आप कर रहे हैं वो मेरे पार्टी के बड़े हैं, मैं उनकी बात पे तो कोई ऐसा कमेंट्स नहीं दे सकता। लेकिन जो बात आप कर रही हैं कि पॉलिटिशियन, मैं ब्यूरोक्रेट्स की बात नहीं करूँगा, पॉलिटिशियन की चाहे कोई छोटी बात हो या बड़ी बात हो उसका हवा बहुत दी जाती है। ठीक है, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे किसी दूसरे शहर में भी जायदाद नहीं है। अच्छा, तो दूसरे मुल्क में ये तो मुझे एक बड़ा मशहूर बयान याद आ गया मलिक साहब। ये तो देखे ना, ये मेरी मुल्क में तो क्या, बाहर तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई शहर नहीं पाकिस्तान में है, लेकिन दूसरे शहर में, दूसरे सूबे में नहीं है। दूसरे जो अगर 4 सूबे हैं, 4 सूबों में नहीं है, एक में होगी। मैं बात करी, मैं जो आप ये देखें ना, ये जो तासर पब्लिक को दिया जाता रहा है या दिया गया है कि पॉलिटिशियन ने ये कर दिया, पॉलिटिशियन ने वो कर दिया, पॉलिटिशियन ने कुछ नहीं किया। पॉलिटिशियन ने जब भी किया इस मुल्क की बेहतरी के लिए किया,
चाहे आप नहीं, लेकिन ये तो हम मानते हैं ना मलिक साहब कि जायदादें पॉलिटिशियंस की भी देखिए बाहर होती देखिए हैं या नहीं हैं। मेरी बात सुने, जो लोग रॉयल फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं, पॉलिटिशियन है, उनका पाकिस्तान बनने से पहले भी रॉयल स्टाइल था, अब भी है, उनकी अपना एक बिजनेस है, उनकी अपना एक स्टाइल कारोबार का है, लोग बाहर कारोबार भी करते हैं, उनकी जायदादें तो भी ये हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना। ये तो उनका अपना है, इसमें तो कोई दूसरा आदमी अगर उस फैमिली में से कोई बंदा एक पॉलिटिशियन बन गया तो उसका ये मकसद तो नहीं कि सारे पॉलिटिशियन एक ही वो आपकी जगह बात आ सही गए। है, हाँ, ये तो नहीं हो वो सही है सकता। बात। ये सारी चीज़ें देख कर, सारी चीज़ें जांच करके बात करनी पड़ती है और करनी चाहिए हमें। तो मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि बिल्कुल मैं ये नहीं कहता कि मैं पॉलिटिशियन को दफा कर रहा हूँ कि वो ये हैं दूसरे वो हैं, नहीं। मैं ये जानता हूँ कि सबसे मुश्किल तरीन काम जो है पॉलिटिशियन का है। इजी सबसे टारगेट है मुश्किल। ना, इजी टारगेट है, हमेशा easy हमेशा उसको लानतान होती है, हमेशा बात कहीं बाकियों की को हो, नहीं, हाँ, बात पूछते उन पे नहीं। डाल दी जाती है, बात कहीं और की हो उन पे डाल दी जाती है, वो बेचारे बैठ के इसी को क्लियर करते Defense करते 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 रहते, हाँ। गवर्नमेंट गुजर जाती है। हाँ, ये ऐसा ही है। नहीं, बस ऐसी मेरा बात सिर्फ है। वो था कि जी। जिन सियासतदानों की बाहर जायदादें हैं, चूंकि ख्वाजा साहब को ब्यूरोक्रेट्स की बाहर जायदादों पे एतराज़ है, तो सियासतदानों की बाहर जायदादों के ऊपर भी फिर इसके ऊपर बात होनी चाहिए। मेरा तो उस context लेकिन में मैंने है। इसीलिए कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि सब के लिए यकसा चीज़ होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश है कि एक ऐसा ठीक है। लॉ होना चाहिए जिसमें सब के लिए बराबर हो। दोहरी शरीयत के ऊपर भी और सब जायदादों के ऊपर भी। जायदादों के ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, हाँ, important। देखना पड़ता है। और मुझे यकीन है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह आप देखें, आपके सामने इंडिया का जो सिलसिला हुआ उसमें फील्ड मार्शल साहब, सैयद आसम मुनीर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब और जितने हमारे दूसरे लोग हैं, पूरा पाकिस्तान मैं तो कहूँगा बिल्कुल। उन्होंने साथ दिया और अल्लाह ने इज़्ज़त दी। बिल्कुल। आज सऊदीया के अंदर जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त से नवाजा, आज अगर हरम पाक की हिफाजत के लिए पाकिस्तान का नाम आया है तो मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ी हमारी खुशकिस्मती कोई नहीं है, बिल्कुल। इससे ज़्यादा हमें कोई खुशी का लम्हा नहीं है। तो ये भी मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और अपनी पूरी जितनी भी हमारी टीम है, जितने हमारे कोलीग हैं, जितने हमारे इसमें अलाइंसेज हैं, सबको हम मुबारकबाद देते हैं। ठीक।